सोचो कैसा हो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और मम्मी आकर बोले छोड़ यार क्यों टेंशन लेनी, एक्टर बन जाना, नहीं तो मॉडल, फैशन डिजाइनर, जैसा तुम्हारा मन करे, बस पढ़ाई के पीछे भाग भाग कर अपनी जिंदगी खत्म मत करो। थोड़ा पर्सनालिटी पर ध्यान दो, जिम में जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, दुनिया देखो। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई पढ़ लिख कर अफसर ही बने। एवरेज लाइफ जीने में क्या दिक्कत है? वियर्ड साउंड कर रहा है ना? कौन सी मम्मी ऐसे बात करती है? एक्चुअली जहां मैं रहती हूँ वहां मम्मियां ऐसे बात करती हैं, और वो इसलिए ऐसे बात कर पाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा करियर का प्रेशर ले या ना ले, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो गारंटीड है ही, उसके लिए तो फाइट है ही नहीं। कितनी प्रिविलेज लाइफ है ना उन बच्चों की जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मशक्कत नहीं करनी पड़ती, और उन पेरेंट्स की भी जिन्हें कॉलेज की फीस के लिए नहीं, अपने एनुअल हॉलीडेज के लिए सेविंग्स करनी होती है। ये लोग अमीर लोग हैं जी, हम लोग गरीब हैं। टू बी क्लियर, ऐसा नहीं है कि यहाँ जर्मनी में लोग बिना मेहनत किए डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ ना तो हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है और ना ही उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है, क्योंकि करियर के ऑप्शंस और बहुत हैं। इसलिए इन्हें अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं। जबकि इंडिया में ऑप्शंस की कमी के चलते स्टूडेंट्स अब लगातार विदेशों का रुख कर रहे हैं, और सिर्फ दूसरे देश में चले जाने से इन स्टूडेंट्स की समस्या हल नहीं हो जाती है। स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज हैं, एक एक करके सबको डील करते हैं। खाली एकेडमिक्स पे ध्यान देने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। साइंस कॉमर्स बस हो गया, बच्चों पे प्रेशर ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं है। फिनलैंड में देखो तो 4 आवर्स फुल डे है। स्किल सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देता है, फॉरेन में स्मार्ट बोर्ड भी ठीक से कभी-कभी वर्क नहीं करते हैं, प्रेशर ज्यादा है। बाहर की कंट्रीज में इंपॉर्टेंस दिया जाता है बट इंडिया में नहीं दिया जाता। सबसे पहली बात, अपना देश छोड़कर बाहर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाने के मामले में हिंदुस्तानी पहले नंबर पर आते हैं। आई नो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए हम हर चीज में सबसे आगे होते हैं। बात सही है लेकिन ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड अब तक चाइना के पास था। हमने हाल फिलहाल में इसे अपने नाम करा है। चाइना के 10 लाख युवा इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ रहे हैं, जबकि भारत के 13 लाख से ऊपर, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मैं की बात करूं तो यहाँ कुल 4.5 लाख विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनमें से करीब 50,000 भारतीय हैं, और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। ऑलरेडी जर्मनी में मौजूद विदेशी स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की ही है, और मुझ जैसे यहाँ रहने वाले लोग इस बदलाव को महसूस भी कर पा रहे हैं। जहाँ पहले आपको कुछ यूनिवर्सिटी टाउन्स में जाकर भारतीय स्टूडेंट्स खोजने पड़ते थे, वहीं अब सड़क पर चलते हुए कान में किसी न किसी भारतीय भाषा की आवाज का पढ़ना आम होता जा रहा है। और वजह इसकी कई है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन फैकल्टी एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जर्मनी में पढ़ाई लगभग मुफ्त है। ऐसे में यहाँ रहने का, खाने पीने का, एयर टिकट का और इंश्योरेंस का सारा खर्च निकालने के बाद भी कुल खर्च भारत में मौजूद यूनिवर्सिटी की फीस से कम आता है। जाहिर है मैं यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स का सरकारी यूनिवर्सिटीज में दाखिला हो जाता है वो अमूमन ये रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं कितनी, और वो कितने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर पाएंगी? ऐसे में माँ बाप को ऑन एन एवरेज महीने का 1 लाख रुपया तो फीस के लिए अलग करना ही पड़ रहा है। ऑब्वियसली आपके कोर्स और कॉलेज के आधार पर ये राशि कम या ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल 1 लाख को एवरेज लेकर चलते हैं, यानी कुछ 1000 यूरो। इतने में तो जर्मनी में भी खर्चा आराम से निकल आएगा। तो फिर स्टूडेंट को अपने देश के किसी दूर दराज इलाके में बनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजने की जगह यूरोप क्यों ना भेज दिया जाए? तो कोई ये क्यों नहीं डेजा वू हुआ? स्टूडेंट्स देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर पिछले सीजन में भी मैंने बात की थी। देखिए, भारत में हाल के सालों में एक वर्ग की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी है, और ये वर्ग इस वक्त इसी लॉजिक पर चल रहा है। यही वजह है कि अब स्टूडेंट बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं। हालांकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोन भी ले रहे हैं। आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत में 18,000 करोड़ रुपए का लोन स्टूडेंट्स के नाम पर है। पिछले साल का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन चुकाना अभी बाकी है। सिर पर कर्जा उठाने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में भी हर वक्त यही घूमता रहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जितना खर्च कर रहे हैं उसके बदले में नौकरी लगने पर हमारी जेब में क्या आएगा? लेकिन बाहर जाती जिंदगी फॉरेन सवर नहीं जाती है। बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा माना जाता है इंडियन स्टूडेंट्स की दबी हुई पर्सनालिटी और कम कॉन्फिडेंस। एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट बेसिकली इट्स रॉट लर्निंग। वर्कलोड कम कर सकते हैं, एकेडमिक प्रेशर कम कर सकते हैं, स्किल बेस्ड तो हो नहीं रहा। होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी मोर प्रैक्टिकल, नॉट इन लाइक थ्योरी पार्ट। पैरेट की तरह इंक्लूजन ऑफ अदर एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स। आई वुड गिव इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स। स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मैंने शुरू में क्या कहा था? मम्मी बोलेंगे थोड़ा दोस्तों के साथ घूमो फिरो, पर्सनालिटी बनाओ। इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कमी रह जाती है उनके आत्मविश्वास में। और इसमें गलती उनकी नहीं है, उस सिस्टम की है जिसमें वो बड़े होते हैं, जिसमें किताबी कीड़ा बनकर एग्जाम में नंबर लाना ही सब कुछ माना जाता है। जबकि यहाँ ध्यान दिया जाता है पढ़ाई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। क्लास 1 से ही बच्चों को रिसर्च करना सिखाया जाता है। उन्हें माय फेवरेट एनिमल पर 10 लाइनें रट कर लिखनी नहीं होती हैं, बल्कि लाइब्रेरी में जाकर उस जानवर पर रिसर्च करके उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, जिसे फिर वो पूरी क्लास के सामने सुनाते हैं, दिखाते हैं, उस पर अपने क्लासमेट्स के सवालों के जवाब देते हैं। अब ये रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया से होती है या विकिपीडिया से, इस पर भी अभी आती हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि स्कूल का मकसद बच्चे को रट्टू तोता बनाना नहीं है, बल्कि उसे स्कूल के बाद की जिंदगी के लिए तैयार करना है। इसीलिए जब इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर आते हैं तो वो ये फर्क महसूस करते हैं कि लोकल बच्चों को प्रेजेंटेशंस की, ग्रुप डिस्कशंस की आदत होती है, जबकि भारतीय स्टूडेंट्स को इस पर अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को पूरी स्कूल लाइफ सवाल करने की आदत डाली जाती है। बच्चे जब अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं तब सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ही फोकस नहीं होता, बल्कि प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल उठे या नहीं, किस तरह के सवाल उठे, आपने उन सवालों को कैसे डील किया, आप दूसरों का फीडबैक ले पाए या नहीं, दूसरों को अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे पाए या नहीं, इस सबके भी नंबर लगते हैं। और इसी वजह से यहाँ बच्चों की रिसर्च स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। भारत से आए स्टूडेंट्स को शुरुआत में सबसे डील करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो सिखाया गया होता है कि सवाल करने का मतलब है सवाल लड़ाना। स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरा बड़ा फर्क ये होता है कि जहां भारत में सारा ध्यान थ्योरी पर रहता है, वहीं यहाँ फोकस होता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पर। यानी आपकी पढ़ाई का मकसद है कि आप जो नौकरी करें उसके लिए आप तैयार हो सके। इसीलिए यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज पर भी खूब जोर दिया जाता है। इसके उलट भारत में इस साल वोकेशनल कोर्सेज कराने वाली एनआईटी पर कुल एजुकेशन बजट का मात्र 4% खर्च किया गया है। वैसे आईआईटी भी 9% के साथ थोड़ा सा ही आगे। उच्च शिक्षा पर पिछले साल के मुकाबले 17% खर्च कम किया जा रहा है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्टूडेंट्स बाहर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। वैसे फर्क क्या होता है प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स में? एक करके आप इंजीनियर बनते हैं, दूसरे से मैकेनिक। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गारंटीड है, मिनिमम वेजेस तय हैं। इसलिए जर्मनी के मैकेनिक का स्ट्रगल भारत वाला नहीं है। इनफैक्ट प्राइमरी स्कूल खत्म होते होते ही तय कर दिया जाता है कि बच्चा किस तरह के सेकेंडरी स्कूल में जाएगा। दरअसल जर्मनी का स्कूल सिस्टम ब्रिटेन के या भारत के सिस्टम से बहुत अलग है, जिसे 1-2 मिनट में समझा पाना मुश्किल है। तो अगर आप चाहें कि मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल लौटते हैं रिसर्च के मुद्दे पर।
एआई का ज़माना है, डिजिटल एज में तो हम बहुत वक्त से जी रहे हैं, लेकिन पिछले साल से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बदल गई। तो जहां भारत, जर्मनी समेत कई जगह ये बहस चल रही है कि बच्चों को चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से दूर रखा जाए या फिर इसे भी करिकुलम में ही शामिल कर लिया जाए, वहीं स्वीडन ने स्क्रीन्स को स्कूलों से पूरी तरह से हटा दिया। बैक टू द बेसिक्स, यानी अब बच्चे रिसर्च करने के लिए खुद उठकर लाइब्रेरी जा रहे हैं, वहां किताबों के पन्नों में जानकारी तलाश रहे हैं, ना कि गूगल सर्च या किसी भी तरह के एआई टूल्स पर निर्भर हैं। यहाँ जर्मनी में अब तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ क्लासरूम्स में आईपैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्कूल के या सरकार के रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स के साथ ही। पर चाहे स्वीडन हो या जर्मनी, ये रिस्ट्रिक्शंस मिडिल लेवल तक ही रखे गए हैं। क्लास 9 के बाद से सभी बच्चों को अपने प्रेजेंटेशंस लैपटॉप पर ही बनाने होते हैं। ये भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर उसके बाद जब नौकरी करनी शुरू करें तो आप असली दुनिया के असली कामों के लिए तैयार हो। वहीं भारत में अभी भी स्कूल में डिवाइसेस दूर रखे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि हर बच्चे के पास अब अपना स्मार्टफोन है और दिन के कई घंटे रील्स और शॉर्ट्स देखने में बीत जा रहे हैं। इससे डील करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल की उम्र तक के बच्चों को पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला लिया है। आपको क्या लगता है, भारत में इस तरह का बैन लग सकता है? खैर, बैन का पता नहीं, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत देश के जीडीपी का 3% की जगह 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्चने की योजना है। स्कूल सिस्टम को 10+2 की जगह 5+3+3+4 बनाने का प्रस्ताव है, जिससे ये इंटरनेशनल बोर्ड से मिलता जुलता लगने लगेगा। हर साल की जगह 2-3 साल में सिर्फ एक बार एग्जाम कराने की बात भी है। लेकिन क्या इस सबसे यूनिवर्सिटी एडमिशन का मसला सुलझ पाएगा? क्योंकि स्कूल के बाद तो वहीं जाना है ना। आपको क्या लगता है, बताइए मुझे जरूर कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ कि भारत में जो